Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am your biology teacher Muhammad Ishtiyaq from Hadaf Group of College Peshawar. Dear student, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में किडनी फेल्योर पढ़े थे और उसकी ट्रीटमेंट की स्टडी की थी, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 12 है वो है थर्मो रेगुलेशन के मुतालिक। थर्मो रेगुलेशन क्या है और हम किस तरह अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, तो इनकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और साथ साथ किस तरह हम बॉडी में हीट कंजर्व करते हैं और किस तरह हीट लॉस करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थर्मो रेगुलेशन, जिस तरह ये टर्म नाम से ही हमें बता रहा है कि थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस, तो वो फेनोमेना जिसके जरिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। इसकी डिफिनीशन कुछ यो है, द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। या हम सिंपली यू भी कह सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच इट मेंटेन इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। वो एबिलिटी किसी ऑर्गेनिज्म का जिसके जरिए वो अपने अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है विद इन अ टॉलरेबल रेंज, मींस के उतने रेंज में जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना क्यों जरूरी है? अगर बॉडी टेम्परेचर हम मेंटेन न कर सके तो उसके नुकसानात क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, उस पे हम आते हैं कि टेम्परेचर इन्फ्लुएंस क्या है। टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस किन किन चीजों पे होता है? सबसे पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एनिमल। टेम्परेचर अफेक्ट करता है किसको? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एनिमल। एनिमल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर विद इन बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। उसमें भी कैटाबॉलिज्म भी आता है और एनाबॉलिज्म भी आता है। तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं एनिमल के बॉडी में, उसको कौन इफेक्ट करता है? टेम्परेचर। कौन इफेक्ट करता है? टेम्परेचर। सेकेंड, इफेक्ट ऑन रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ये इसी के साथ रिलेटेड है। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म विदाउट एंजाइम नहीं हो सकता और टेम्परेचर क्या करता है? एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है एंजाइम के लिए तो फिर वो क्या करता है? एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो डीनेचर होता है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एंजाइम चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, उसमें आप लोगों ने स्टडी किया था। नंबर थर्ड, अफेक्ट द हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के हेल्थ को भी अफेक्ट करता है और साथ साथ एनिमल के ग्रोथ। तो जारी बात है, अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रही है, डाइजेशन आपका सही नहीं हो रहा है या रिस्पायरेशन सही नहीं हो रही है, तो क्या होगा? हेल्थ इफेक्ट होगा। जब हेल्थ इफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, माइटोसिस स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ इफेक्ट होगा। नंबर 4, अफेक्ट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ जियोग्राफिकल एरियाज में क्या करते हैं? जिंदगी गुजारते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो कि कुछ जानवर है जिस तरह क्रेन्स है, वो क्या करते हैं? सर्दियों में जब बहुत ज्यादा बर्फ साइबेरिया के साइड पे स्टार्ट हो जाती है तो मूव करते हैं टुवर्ड्स और एरियाज, हमारे एरियाज में आते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत से जानवर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ एरियाज में क्या करते हैं? दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोलर बियर की हम एग्जाम्पल ले तो एंटार्क्टिका में, क्योंकि उसकी बॉडी टेम्परेचर उसी के मुताबिक उसकी एडाप्टेशन हुई है। और ऐसे जानवर भी है जो बॉडी टेम्परेचर जहां पे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा सर्दियां आ रही है या गर्मियां आ रही है तो माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, वन एरिया से दूसरी एरिया में क्या कर लेते हैं? माइग्रेट होना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है हाइपर थर्मिया।
हाइपर किसे कहते हैं? जब कोई चीज अबव नॉर्मल हो जाए। हाइपर वर्ड जब भी आता है तो उसका मतलब क्या होता है? जब कोई चीज अबव नॉर्मल हो जाए, कोई क्वांटिटी, कोई चीज नॉर्मल लेवल से अबव हो जाए। थर्मिया मींस टेम्परेचर। थर्मिया मींस टेम्परेचर, अ कंडीशन ऑफ हैविंग बॉडी टेम्परेचर ग्रेटली अबव नॉर्मल। वो कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी का या एनिमल बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अबव हो जाए, एलिवेट हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपरथर्मिया कहेंगे। अब बॉडी फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्या करेगा, हम एग्जांपल ले तो ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 37 से वो अबव हो रहा है तो ये उसकी क्या होगी? हाइपरथर्मिया होगी। इफेक्ट किसे करता है हाइपरथर्मिया? अल्टर ऑर्गन फंक्शन। हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन है वो सारे अपने अपने फंक्शन करते हैं, उसको अल्टर मींस चेंज कर देता है। एंड इवन किल द एनिमल। और अगर ये हाइपरथर्मिया प्रोलॉन्ग हो जाए, मतलब बॉडी वापस इसको नॉर्मल स्टेट में न ले आए, बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म शो न करे, तो क्या होगा? एंड इवन किल द एनिमल पेयर। इंसान की या उस जानवर की डेथ भी हो सकती है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं थर्मोरेगुलेशन को कि कितने ग्रुप्स में इसकी डिवीजन हुई है। टाइप्स में मुख्तलिफ एनिमल मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर अप्लाई करते हैं, उसी के मुताबिक हमने इसको ग्रुप्स में, ये हमारे पास ओल्ड क्लासिफिकेशन में आता है और एक न्यू क्लासिफिकेशन भी है। पाइकिलोथर्म्स सबसे पहले है पाइकिलोथर्म्स। पाइकिलोथर्म्स आर आल्सो नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एनिमल्स which are unable to maintain body temperature। वो जानवर जिसमें ये एबिलिटी ना हो कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे, क्योंकि उसके बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब टेम्परेचर चेंज होती है उसी के मुताबिक उसमें चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कौन आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, इस वजह से इसको पाइकिलोथर्म्स भी कहते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। होम्योथर्म नंबर सेकंड क्या है? होम्योथर्म, इट इज आल्सो नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या? वार्म ब्लडेड एनिमल। फॉर एनिमल्स which are able to maintain a fairly constant body temperature। वो जानवर जो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे उसको हम क्या कहेंगे? होम्योथर्म्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और इसकी एग्जांपल क्या है? दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये किस में आते हैं? बर्ड्स और मैमल होम्योथर्म्स में आते हैं। किस में आते हैं? होम्योथर्म्स में। और ये ऑर्गेनिज्म हीट किस तरह लेते हैं? गेट हीट सन से भी लेते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और दूसरा केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। इन दो प्रोसेस से ये क्या करते हैं? हीट गेन करते हैं। क्या करते हैं? हीट गेन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ओल्ड क्लासिफिकेशन, जिसके जरिए जानवरों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं पाइकिलोथर्म्स और दूसरे को कहते हैं होम्योथर्म। पाइकिलोथर्म is also known as cold-blooded animal, while homeotherm is also known as warm-blooded animal। अब न्यू क्लासिफिकेशन क्या कहता है वो हम नेक्स्ट बुक पे जाके पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एनिमल ग्रुप अकॉर्डिंग टू जनरेट एंड कंजर्व हीट। एनिमल की यह क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे हो गई है? अकॉर्डिंग टू जनरेट एंड कंजर्व हीट। किस तरह वो हीट जनरेट करते हैं और किस तरह वो कंजर्व करते हैं, महफूज करते हैं बॉडी में। इस बेस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ये हुई है। एक को कहते हैं एक्टोथर्म एंड द सेकंड वन इज नोन एज एंडोथर्म। एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म नेम से जाहिर है, एक्टो मींस आउटसाइड, थर्म मींस टेम्परेचर या हीट।
वो एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर से हीट ऑब्जर्व करके कंप्लीट करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको क्या कहेंगे? एक्टोथर्म। एक्टोथर्म क्या करेगा? रिले ऑन हीट derived from the environment, then metabolized heat to raise their body temperature. अपने बॉडी टेम्परेचर को रेज करने के लिए वो किस पे डिपेंड करेगा? वो एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट से हीट लेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और किस पे डिपेंड नहीं करेगा? मेटाबोलाइज्ड हीट पे। मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है उस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, लेता है। इसकी एग्जांपल क्या है? इनवर्टिब्रेट, रिप्टाइल, फिशेस, एम्फीबियन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्टोथर्म एंड पाइकिलोथर्म्स आर सेम। ठीक है, पाइकिलोथर्म एंड एक्टोथर्म। सेकंड हमारे पास है एंडोथर्म। एंडो इनसाइड, टेम्परेचर या हीट। वो ऑर्गेनिज्म जो इनसाइड मेटाबॉलिक रेट से जो हीट प्रोड्यूस होते हैं उस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट या टेम्परेचर से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देखें, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स एंड रिले ऑन हाई मेटाबॉलिक रेट टू जनरेट हीट। एक्सटर्नल सोर्स से वो रिलेटिवली क्या है? इंडिपेंडेंट है, नंबर फर्स्ट बात। सेकेंड, एंड रिले ऑन हाईली मेटाबॉलिक रेट, और अपने अंदर मेटाबॉलिक रेट को हाई करते हैं, किस लिए? टू जनरेट हीट, हीट जनरेट के लिए। इसकी एग्जांपल व्हाइट शार्क है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, हम है, सारे ये क्या है? किस में आते हैं? एंडोथर्म में। किस में आते हैं? एंडोथर्म में। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एंडोथर्म और एक्टोथर्म में क्या डिफरेंसेस? कि एक क्या करता है? डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, और इंडिपेंडेंट होता है, मींस ज्यादा डिपेंड नहीं करता है अपने मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है इनसाइड उससे, हीट ज्यादा उस पे डिपेंड नहीं करता। जबकि एंडोथर्म इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और ज्यादा डिपेंड करता है अपने अंदर मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है, उससे हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम जाते हैं थर्मोजेनेसिस इन ह्यूमंस। क्या? थर्मोजेनेसिस, थर्मो टेम्परेचर या हीट, जेनेसिस प्रोडक्शन। तो ह्यूमन किस तरह प्रोड्यूस करेंगे? हम तो आते हैं किस में? वार्म ब्लडेड में, या होम्योथर्म में, या एंडोथर्म में, इन तीनों में आते हैं ना। तो हम किस तरह बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, और हम किस तरह बॉडी टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे, टेम्परेचर को या हीट को किस तरह प्रोड्यूस करेंगे? बॉडी टेम्परेचर इज क्रिटिकल टू सस्टेन नॉर्मल लाइफ। बॉडी टेम्परेचर बहुत ही अहमियत का हामिल है। क्यों? ताकि नॉर्मल लाइफ को सस्टेन कायम कर सके। ह्यूमंस की सर्वाइवल के लिए उसकी बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज अगर वो नॉर्मल ना कर सके तो रिजल्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 37 से बहुत अबाव हो रहा है और प्रोलॉन्ग हो रहा है, बॉडी फीडबैक के थ्रू इसको नॉर्मल पे नहीं लेके आ रहा है, तो इसका रिजल्ट होगा डेथ इज अल्टीमेट रिजल्ट। तो इसका नतीजा क्या होगा? डेथ होगा। सही है, वो ह्यूमन मर जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है ह्यूमंस का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 36.4 टू 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। बेटा ये 36 टू 4 टू, अब आप लोग कहेंगे कि बहुत से बुक में तो 37 लिखा है। याद रखें, अगर आपके पास थर्मामीटर है और आपके साथ क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, सबका टेम्परेचर चेक करें, किसी का भी एक वैल्यू नहीं आएगा, मींस किसी का भी फिक्स 37 नहीं होगा, किसी का 36.4 होगा, किसी का 36.5, किसी का 6 अप टू 37.3 तक जाएगा, या 37.3 से भी थोड़ा अबव हो सकता है। फिक्स बॉडी टेम्परेचर किसी लिविंग बॉडी का नहीं हो सकता।
फिक्स बॉडी टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है, एक ही जगह पे कायम हो, वो डेड बॉडी का होता है। और वो कितना होता है डेड बॉडी का? 25 डिग्री रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल डेड बॉडी है, पहले तो उसकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37, जब वो मर गया तो आराम आराम से कम होता है। जिस रूम में वो पड़ा होता है, आखिर में उसी रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर होता है वही उसका भी हो जाता है। तो इसमें इस वजह से हम डिफिनीशन में भी ये कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच इट मेंटेन इट्स इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, जिसको बर्दाश्त कर सके। ये नहीं कहा है कि फिक्स पॉइंट पे 37। इज इट क्लियर? तो मेजर सोर्स क्या है किसका? थर्मोजेनेसिस का, टेम्परेचर प्रोड्यूस करने का। रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म, हमारे अंदर जो रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिज्म हो रही है उसके थ्रू हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। थर्मोजेनेसिस की डिफिनीशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोजेनेसिस। हीट प्रोडक्शन किसके थ्रू? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की वजह से। अब ये थर्मोजेनेसिस कौन रेगुलेट करता है ह्यूमन बॉडी में? नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम। कौन? रेगुलेटेड बाय नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम। थर्मोजेनेसिस को अगेन हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। शेवरिंग की लफ्जी मानी है कांपना। इंसान कब कांपता है? जब उसका टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है, तो शेवरिंग स्टार्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? शेवरिंग। शेवरिंग का मतलब क्या है? कांपना। और कांपना, इंसान जब कांपता है तो उसके मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाता है और उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो शेवरिंग थर्मोजेनेसिस किसे कहते हैं? रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ वॉलंटरी मसल्स बाय मोटर न्यूरॉन। जब हमें सख्त सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं? हमारे मोटर न्यूरॉन्स मैसेज भेज देते हैं ब्रेन से, किसको? वॉलंटरी मसल को। वॉलंटरी मसल आर दोज मसल विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में हो, जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में हो। जिस तरह मेरा ये हाथ है, ये मेरे कंट्रोल में, जब मैं चाहो इसको उठा सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ, ये वॉलंटरी मसल्स है। अब तो इसमें क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन्स उसको मैसेज दे देते हैं वॉलंटरी मसल, और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। इसको कहते हैं शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। सर्दियों में जब आपको बहुत सर्दी लगती है तो इंसान क्या करता है? यूं, फिर यूं, तो इस तरह, या फिर वो यूं कर लेता है। तो इस मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल मूवमेंट की वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से हम increase heat production up to 5 times the basal level। हम 5 times the basal level इसके जरिए इंक्रीज कर सकते हैं। किसको? टेम्परेचर को या हीट को। हीट प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शेवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या कहा कि जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो ह्यूमन बॉडी क्या करता है? उसको मेंटेन करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करता है? थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस में फिर कौन सा? शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। शेवरिंग में क्या होता है? वॉलंटरी मसल को मोटर न्यूरॉन मैसेजेस भेजते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है? तब हीट प्रोड्यूस होता है और इंसान गर्म हो जाता है। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास थर्मोजेनेसिस में सेकेंड टाइप है नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस किसे कहते हैं? वो फेनोमेना जिसमें शेवरिंग न हो और बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाता है। हीट प्रोडक्शन caused by high metabolic rate, वो प्रोडक्शन ऑफ हीट जिसमें बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाती है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं और हीट प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम कहते हैं नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। और इसको कौन करता है? इसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एक का नाम है थायरॉक्सिन और दूसरे का नाम है
एड्रेनलिन, दूसरे का नाम क्या है? एड्रेनलिन। अब थायरॉक्सिन क्या करता है? अ थायराइड हार्मोन increase metabolic rate and produce heat। ये थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है जिसका नाम है क्या? थायरॉक्सिन। T3 एंड T4 ट्राईआयोडोथायरॉक्सिन एंड टेट्राआयोडोथायरॉक्सिन। इसका मेन फंक्शन क्या है? जब ये सीक्रेट होता है तो बॉडी में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देता है, और मेटाबॉलिक रेट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगा तो आप वार्म अप हो जाएंगे। थायरॉक्सिन का जो इफेक्ट है ये लॉन्ग टर्म तक होता है। क्या होता है? लॉन्ग टर्म, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। दूसरा हमारे पास है एड्रेनलिन। क्या? एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। तो ये एड्रीनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? एड्रेनलिन, और ये जो हार्मोन रिलीज करता है इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म तक होता है। ये शॉर्ट टर्म इंक्रीज लेके आता है किस में? मेटाबॉलिक रेट में। मेटाबॉलिक रेट में शॉर्ट टर्म इंक्रीज लेके आता है, जबकि थायरॉक्सिन लॉन्ग टर्म इंक्रीज लेके आते हैं। इसके बाद हमारे पास हाउ ह्यूमंस लॉस हीट एंड कंजर्व हीट। किस तरह वो हीट लॉस करते हैं और कंजर्व करते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है हीट लॉस एंड हीट कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हीट लॉस हम पढ़ते हैं। हीट लॉस अकर बाय जनरल बॉडी सरफेस। हमारी जो जनरल बॉडी सरफेस है, आपको पता है कि जब आपको सख्त गर्मी होती है तो आप क्या करते हैं? बॉडी से इस तरह रेस की सूरत में हीट निकलती है, आपको पता चलता है कि बहुत गर्मी है। तो हीट किस तरह हम लॉस करते हैं? रेडिएशन के थ्रू। रेडिएशन के थ्रू हमारे बॉडी से 50% हीट लॉस होती है। कन्वेक्शन, हीट लॉस ड्यू टू ग्रेविटी। और कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या है? जब हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं या कोई दूसरे बॉडी सरफेस के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो हमारे और उसके बॉडी के दरमियान हीट ट्रांसफर होती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कंडक्शन। जिस तरह हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो हम कहते हो आपका हाथ तो बहुत गर्म है या आपका हाथ तो बहुत ठंडा है। ये क्या होता है? दोनों बॉडीज के दरमियान होता है? क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है। इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन। वेसोडाइलेशन, हम किस तरह हीट को लॉस कर सकते हैं? हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स द स्किन। सही है? जो स्किन के साइड्स पे ब्लड है तो वहां पे ब्लड ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है, जिसकी वजह से स्किन के थ्रू हीट लॉस स्टार्ट हो जाती है। इवापोरेशन के थ्रू हम हीट लॉस कर सकते हैं, स्किन के जरिए भी, स्वीट ग्लैंड्स के जरिए जिसको हम परस्पायरेशन कहते हैं, और लंग्स के जरिए भी हम हीट लॉस करते हैं। ये जो हम क्या करते हैं? अक्सर यूं करते हैं तो हमारे अंदर से गर्म हवा आती है, तो इसके जरिए भी ये क्या होता है? हीट लॉस होता है। स्वेटिंग प्ले की रोल इन हीट रेगुलेशन, ये याद रखें। स्वेटिंग जो है, परस्पायरेशन, जो हमारे बॉडी से स्वेट ग्लैंड है वो क्या करता है? पसीने निकालता है, तो ये की रोल प्ले करता है किसमें? बॉडी हीट रेगुलेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है हीट कंजर्वेशन। हम ये हीट लॉस कब होता है? गर्मियों में हम हीट लॉस करते हैं। और हीट कंजर्व कब करेंगे? जब सर्दियां हो। स्पेशली कब हो? जब सर्दियां हो, मतलब हमें हीट अंदर स्टोर करना पड़े ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे। तो फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन इन ह्यूमंस टू कंजर्व हीट मौजूद है। फिजियोलॉजिकल भी और मॉर्फोलॉजिकल, हमारे बॉडी में ये एडाप्टेशन मौजूद है। किसके लिए? हीट कंजर्वेशन। सबसे पहले तो हमारे बॉडी में फिटी लेयर है। कहां पे? इन हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन। हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन के हाइपोडर्मिस पे फिटी लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलेशन रिसीव करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलेट होती है, मींस हीट उससे बाहर नहीं जा सकती। सेकंड, वेसो कंस्ट्रिक्शन। जिस तरह यहाँ पे वेसोडाइलेशन था, यहाँ पे वेसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नेरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कम जाती है और हीट लॉस नहीं होती है थ्रू स्किन सरफेस। एडिशनल फैट इंसुलेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट
एंड किडनी। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि किडनी के साथ भी या साइड पे या उसके ऊपर भी क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, लेयर ऑफ फैट्स होते हैं, और साथ में वाइटल ऑर्गन दूसरा हमारा हार्ट है उसके साथ भी, तो ये भी इंसुलेशन देता है। ह्यूमन बॉडी कवर्ड बाय हेयर्स। हाँ, हमारी बॉडी अगर देखें तो यहाँ पे क्या मौजूद है, हेयर्स मौजूद है। क्या, हेयर्स। एट बेस ऑफ हेयर, इस हेयर के बिल्कुल बेस पे क्या मौजूद होता है, फॉलिकल इज अ स्मूथ मसल। यहाँ पे फॉलिकल्स मौजूद होते हैं जो स्मूथ मसल होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हेयर एरेक्टर मसल। हेयर एरेक्टर मसल। ये मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो क्या हो जाता है, ये हेयर्स अपराइट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, अपराइट आ जाते हैं, जिसकी वजह से एयर वेल ट्रैप्ड अबाउ द स्किन, कि एयर क्या हो जाती है, ट्रैप्ड हो जाती है स्किन के ऊपर। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया हीट लॉस एंड हीट कंजर्वेशन। अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में हर एक सिचुएशन को एडाप्ट करने के लिए मुख्तलिफ निज़ाम प्रोड्यूस किए हैं। तो इस वजह से कुरान पाक में फरमाते फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और आप अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो हमारे बॉडी में अगर आप वायु पढ़ते हैं तो असल में ये क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई को आप जांच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारी एक ही बॉडी है और इसमें कितनी मशीनरीज है, कितने मैकेनिज्म है, कितने प्रोसेस है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम सोचे एक कमरा को ठंडा करने के लिए हमने एसी लगाना पड़ता है हमें, और अगर उसको गर्म करना पड़ता है तो उसको क्या लगाना पड़ता है, हीटर लगाना पड़ता है। अंडरस्टैंड? अगर उसमें लाइट रोशनी लानी है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के बल्ब और ट्यूबलाइट्स लगाने थे। लेकिन अल्लाह ने एक ही बॉडी में ये तमाम निज़ाम एक ही साथ पैदा किए हैं। इस वजह से इस बॉडी पे अगर कुछ भी नहीं हो जिंदगी में, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी सही हो, हेल्थी हो, तो इस पे अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया करें। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया, आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, जो होम्योस्टेसिस का थर्ड टाइप था, हमने पहला पढ़ा था ऑस्मोरेगुलेशन, फिर एक्सक्रीशन, और अभी पढ़ा थर्मोरेगुलेशन। इसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसको हम कहते हैं रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन हीट लॉस एंड हीट कंजर्वेशन, और साथ में पायरेक्सिया या फीवर, और साथ में जो इसके MCQs है, इंशाल्लाह ये हम लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।